हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी गोस्वामी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ केमिस्ट्री विद मानसी में। मैं आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी टीचर आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटम्स, मैटर, मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं आपस में, कैसे कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में, कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे। इन लॉज से हमें समझ में आएगा। सो केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लॉ से समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें हम मास के बारे में जानेंगे। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, उनके प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इसमें भी प्रपोर्शन होगा लेकिन मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ, गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। फिफ्थ, एवोगैड्रोज लॉ। These 5 are the law of chemical combinations, जो हमारे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। तो अब चलते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें ये बताता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को बना सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारे रिएक्टेंट का जो मास होगा वही हमारे प्रोडक्ट का भी मास होगा किसी भी रिएक्शन में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे इजी और सिंपल एग्जाम्पल है वाटर। H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी रिएक्शन क्या है? 2H2 plus O2 gives 2H2O। दो मॉलिक्यूल्स हमने हाइड्रोजन के लिए हैं, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का मास 4। ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32। अगर 32 में 4 प्लस करेंगे सो इट विल बी 36। सो ये मास है हमारा रिएक्टेंट्स का। अब हम निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। सेम वे में 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो जाएगा हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये 2 हमारा ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा। सो ये हमारा ऑक्सीजन का मास हो जाएगा फिर से 32। 32 एंड प्लस 4 अगेन इक्वल्स टू 36। तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर आया है हमारे मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही हमें हमारा पहला लॉ समझाता है, जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना ही वो कभी भी बढ़ सकता है, ना ही कभी भी वो घट सकता है। ये है हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन हमें क्या बताता है, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे रिएक्शंस हैं, वो हमारे जो वो आपस में कंबाइन होंगे, वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन के साथ कंबाइन होंगे। दैट इज हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो हमें बताता है सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय सेम प्रपोर्शन बाय मास, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं उनके मास के थ्रू, यानी कि जो उनका मास होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑक्सीजन का हमेशा एक मॉलिक्यूल होता है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। सो ये हमारा 2:16 के रेशियो में प्रेजेंट है। अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8, यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन और वाटर है, यानी कि जो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यानी कि जो वाटर का फॉर्मेशन है वो हमेशा किस रेशियो में होगा, 1:8
8 के रेशो में होगा। सो इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ मास है वो हमेशा फिक्स्ड है और यही हमें हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ समझाता है। ऐसे ही हम अमोनिया का देख सकते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH3 फॉर्म करते हैं, दैट इज 14:3। हाइड्रोजन के हमेशा 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए 3 आया, और नाइट्रोजन का मास हमारा 14 होता है इसलिए 14 आया। तो हमारा NH3 जो बनेगा वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में बनेगा, कभी भी ये 14 का 15 नहीं हो सकता, ये 3 का 4 नहीं हो सकता। इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है। ऐसे ही हमारा वाटर में प्रोपोर्शन इनका फिक्स्ड होता है, यही हमें हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझाता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जो हमें बताता है when two elements combine to form two or more compounds, then mass of one element combining with fixed mass of another element bear simple ratio। यानी कि ये लॉ हमें ये समझाता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, अगर एक दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उसमें से जो एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स्ड रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर से अगेन वाटर लेंगे। सबसे इजी और सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपस में मिलके ये दोनों फॉर्म करते हैं H2O एंड H2O2। अब इसमें जो हाइड्रोजन का मास है वो फिक्स्ड रहता है, वो 2 ग्राम ही रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाता है H2O एंड H2O2। सो इसका सिंपल बियर रेशियो होगा 16:32, दैट इज 1:2। यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से हमें ये पता चलता है जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहता है, दैट इज 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे H2O, H2 एंड H2O2, यानी कि 16:2 और 1:2 का रेशियो वो हमें शो करेंगे। ये रहा हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब पढ़ते हैं हमारे फोर्थ लॉ की। हमारा फोर्थ लॉ है गैल्साक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जो हमें बताता है if gases react so in volumes which bear a simple ratio to one another and volume of products at constant temperature and pressure। यानी कि अगर दो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उन गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सेम होगा और उनके प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी उनसे बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये सारा प्रोसेस कब होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और जितने वॉल्यूम उनका रिएक्टेंट में होगा उससे डबल उनका वॉल्यूम प्रोडक्ट में होगा। जैसे कि हम लेते हैं HCl, H2 plus Cl2 gives 2HCl, that is 1, 1 and 2। सो इनका जो रेशियो वॉल्यूम होगा वो होगा 1:1:2। जो गैल्साक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो हमारा HCl के लिए निकल के आया 1:1:2, यानी कि एक अगर हाइड्रोजन गैस का ले, ये लॉ सिर्फ गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो वो 1 है, क्लोरीन गैस लेंगे तो वो भी उसका वॉल्यूम भी 1 ही होगा, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो हमारा 2 आएगा। सो इसका रेशियो इन वॉल्यूम्स हो जाएगा 1:1:2। ये है हमारा फोर्थ लॉ, गैल्साक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट एंड फिफ्थ लॉ की तरफ, जो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बताता है? Equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। यानी कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है गैसेस का वो सेम टेम्परेचर, यानी कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम सेम रखें तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइड्रोजन H2O2 एंड NH3, ये तीनों का एक मोल हम अगर लेंगे, एक मॉलिक्यूल,
1 ml H2O2 एंड NH3। 1 ml चाहे हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या NH3 का हो, इन सबके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होंगे कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। 1 ml हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और NH3 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। समझ में? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी है। थैंक यू।